नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे भारत को मिली उस उपलब्धि के बारे में जिसने आर्थिक मंदी से जूझते हुए देश को संजीवनी देने का काम किया है। क्योंकि विश्व बैंक ने आर्थिक मंदी को लेकर जो अनुमान लगाया है उसमें दुनिया को मात मिलती नजर आ रही है, लेकिन भारत पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। विश्व बैंक की हर 2 साल पर आने वाली रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर के इस साल और अगले साल के पूर्वानुमानों को घटाकर क्रमशः 3% और 3.3% कर दिया है। पिछले साल जून में 2015 और 2016 के लिए बैंक का पूर्वानुमान क्रमशः 3.4% और 3.5% रहा था, लेकिन बात भारत की जाए तो भारत के लिए इसके नतीजे कुछ अलग नजर आते हैं। विश्व बैंक की चेतावनी, आर्थिक मंदी की मार विश्व पर। भारत को मंदी का भय नहीं, संकट में होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, लेकिन भारत की कटेगी चांदी। भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया की डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से आने वाले हैं। आने वाले साल में भारत की जीडीपी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ऐसा कहना है विश्व बैंक का। विश्व बैंक के मुताबिक आने वाला साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल भरा साल साबित हो सकता है, मगर ऐसा भारत के लिए नहीं होगा। विश्व बैंक के हिसाब से आर्थिक मंदी की मार विश्व झेल रहा होगा, मगर भारत को इसका फायदा होगा। कुल मिलाकर विश्व बैंक का संदेश ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साल 2015 में वैश्विक आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान लगाते हुए बैंक ने कहा है कि अमेरिका अकेले आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। विश्व बैंक की हर 2 साल पर आने वाली रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर के इस साल और अगले साल के पूर्वानुमान को घटाकर 3% से 3.3% कर दिया और 2016 के लिए बैंक का पूर्वानुमान 3.4% और 3.5% था। बैंक का अनुमान है कि रूस की अर्थव्यवस्था में इस साल 2.9% का संकुचन होगा और 2016 में ये महज 0.1% की दर से विकास करेगी। यूरोजोन के बारे में बैंक का अनुमान है कि यहाँ निम्न मुद्रास्फीति बनी रहेगी और 2015 में 1.1% की विकास दर रहेगी। बैंक का ये भी कहना है कि 2016 और 17 में यूरोजोन की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से विकास करेगी। विश्व बैंक के मुताबिक जापान की अर्थव्यवस्था 2015 में 1.2% और इसके अगले साल 1.6% की दर से विकास कर सकती है। पिछले साल मई में भारत में सत्ता में आई नई सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर उत्साहित वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत 2016 और 2017 में चीन की विकास दर के समान विकास दर हासिल कर लेगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों के हिसाब से बात की जाए तो विश्व की अर्थव्यवस्था को केवल एक इंजन अमेरिका खींच रहा है और ये ठीक स्थिति नहीं है। तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद भारत और चीन जैसे देशों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर तेल की घटी हुई कीमतें 2015 में इसी स्तर पर बनी रहीं तो इससे विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति की दर कम होगी और विकसित देशों में ब्याज दरों में वृद्धि को टालेगी। इससे चीन और भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि भारत की विकास दर साल 2016 तक बढ़कर 7% हो जाएगी। हालांकि बैंक ने ये भी आगाह किया है कि तेल की कम कीमतें रूस जैसे तेल निर्यातक देशों के विकास को नुकसान पहुंचाएंगी। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो देखा किस तरह से दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है और इसी से माना जा रहा है कि साहब इस आर्थिक मंदी से भारत की चांदी हो जाएगी। बहरहाल कितनी चांदी होगी और कितना सोना हाथ आएगा,
इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पीके चौबे मौजूद हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, और जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल सचदेव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक कंसेप्ट आया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद कि भाई दुनिया भर में मंदी आ रही है, लेकिन उसका असर भारत में पड़ने वाला नहीं, कुल मिलाकर के भारत को फ़ायदा उससे होगा, ये क्या खेल है? मंदी से ये समझ में आ रहा है कि ऑयल की प्राइसेस क्यों कम हो रही हैं जी। लेकिन ख़ास तौर से भारत, क्योंकि हमारी अपनी जीडीपी का एक हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, पर जितना कुछ और मुल्क एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं उतना भारत डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमारी इंटरनल डिमांड सफिशेंट मात्रा में जनरेट होती, जो हम कर सकते हैं, और जो अभी तक के लक्षण है उसके अनुसार उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो हमें उतना नुकसान नहीं हो सकता। यह है कि ग्रोथ रेट जो 8-9% वाली उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, इस ग्रोथ रेट में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना ही है, क्योंकि इसके जो हमारे इंपोर्ट का जो बिल है वो अगर कम होता है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टि से और एक माइक्रो इकोनॉमिक दृष्टि से। माइक्रो इकोनॉमिक दृष्टि से कि आपके पास अगर आपके खर्च पेट्रोल पर कम आते हैं तो उस इनकम को दूसरी जगह आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वो दोनों तरफ हमें सप्लाई साइड में इन्वेस्टमेंट करने की भी गुंजाइश है, और अगर डिमांड साइड में भी है तो हम मतलब मांगेंगे ही कुछ, जिससे कि बाज़ार काम करेगा या हमारी जो अर्थव्यवस्था है काम करेगी। तो और मैक्रो पर्सपेक्टिव में ये है कि अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है तो ख़ास तौर से जो हमारे लिए बहुत बड़ी एचलीज हील रही है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर कंट्रोल होना चाहिए। एक्सपोर्ट हमारा शायद नहीं बढ़े क्योंकि मंदी है बाहर, लेकिन तब हमारे पास रास्ता ये है कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन इंप्रूव करें, जिसकी संभावनाएं तो यहाँ लोगों को उससे राहत मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी। केवल ये है कि शायद होगी, हाँ, केवल इतनी सी एक इसमें स्कोप है कि शायद सरकार को जो अपने रेवेन्यू जनरेट करने होते हैं, और अगर प्राइसेस कम होती हैं और एड वैलोरम टैक्स आप लगाते हैं तो थोड़ा उनका रेवेन्यू घटने की संभावना बनती है, संभावना ही बनती है, संभावना। लेकिन ये है कि चूँकि एक्साइज पर जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं फाइनेंस बिल में, तो हम उनसे एक अपर लिमिट मांग लेते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे और उसके नीचे कहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा हम, जो आपने देखा होगा कि हम थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लेते हैं, जब भी यहाँ कम होता है हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा तो जो एक्सपेंडिचर की मदें हैं उसमें कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो फिर जो आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी एक बहुत बड़ी डिमांड करने वाली चीज़ है, जी। तो वो एक थोड़ा सा इशू है। और कस्टम्स में हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो कस्टम्स में हमारा रेट फिक्स होता है, हमें बाहर नोटिफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट। चलिए, बहुत तकनीकी बातें आपने बताई कि साहब किस तरह से असर होगा और कैसे उसका असर को कंपनसेट करेंगे। पीयूष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो सिनेरियो बन रहा है, एक ज़माना था जब हम ये कहते थे भाई महंगाई हमारे यहाँ इसलिए बढ़ रही है कि चूँकि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। अभी 4-5 साल पहले की बात, अगर आप 2008-9 की बात करें, कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट है, महंगाई बढ़ी हुई है, उसका फिनोमेना है, हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा है। आज एक ऐसा वक्त आया है कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया में तो मंदी है, लेकिन हम जो है वो एक तरह से सुरक्षित हैं, उसमें जा रहा है। नहीं, देखिए, वो सीधे सीधे इसका असर जो है अभी आप देखें तो विश्व अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो जिस तरह से पूंजी का चलन उसमें हुआ है, और आपको याद होगा 2008 में जिस तरह से धड़ाम गिरी थी वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसके बाद संभलने में उससे टाइम लगा है। लेकिन अभी का जो संकट और जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है वो लगा, ये सीधे सीधे जो है जिस तरह से तेल के दाम जो लगातार गिर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको लेते हैं, क्योंकि अमेरिका को काफ़ी धक्का लगा है। अमेरिका की जो है ऑयल कंपनीज हैं वो एकदम बिल्कुल देखिए वो बंद होने के कगार पे आने वाली हैं। तो अमेरिका बहुत चिंतित है इस बात को लेकर, और चूंकि विश्व बैंक के अमेरिका का दबदबा चलता है तो वो सारी बातें उसको ये समझ में आ रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका और भारत के, अमेरिका चाह रहा लगातार, प्रेसिडेंट ओबामा भी आ रहे हैं यहाँ पे जो है रिपब्लिक डे परेड में, लगातार यहाँ की मार्केट को ओपन अप कराने में। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से ऑर्डिनेंस ला के सरकार ने तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है, तमाम जितने भी एक्ट हैं उनको डाइल्यूट कर दिया है ताकि कंपनियाँ यहाँ पे काम कर सकें, विदेशी कंपनियाँ। तो ये स्थिति बनी हुई है, इसीलिए भारत को भी आज लगता है जो चीज़ें दाम सस्ते हो सकते हैं,
तेल का दाम सस्ता हो रहा है, डीजल का दाम हालांकि उतना अभी सरकार ने सस्ता किया नहीं, जिस हिसाब से देखिए 50 आज जो है वो $50 बैरल पहुंच गया, 50 से भी नीचे लगभग 47 या 46 है। तो लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ तेल और डीजल के दाम कम नहीं किए सरकार ने, बल्कि सरकार ने जो है अपना घाटा पूरा करने के लिए उस पर जो है एक्साइज बढ़ा दी है उसमें। तो अभी चीज़ें और सस्ती हमारे यहाँ हो सकती हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था में एकदम से जो है डावाडोल ना हो जाए, इसलिए सरकार समझ समझ के कदम उठा रही है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का दाम एकदम से कम हुआ है और लगभग 1/3 रह गया है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे क्या इसका मतलब ये होगा कि पहले जो दाम बढ़ा था वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया गया था? नहीं, कुछ तो स्थितियां बनती हैं। देखिए तमाम स्थितियां बनी थी, युद्ध की स्थितियां बनी थी लगातार, आपने देखा था इराक का वॉर था, ईरान में चल रहा था इधर, फिर तो उस तरह से जो है लगातार, और आर्टिफिशियल क्या इसकी एक राजनीति होती है। देखिए तेल की भी एक राजनीति होती है ज़्यादातर, उसका अर्थ का पहलू तो होता है, आर्थिक पहलू होता है, लेकिन राजनीतिक भी होता है। और इधर लगातार इसलिए हो रहा है कि देखिए चूंकि अमेरिका का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, तो अमेरिका को अब उतनी ज़रूरत तेल की नहीं है। अमेरिका पहले इम्पोर्ट किया करता था तेल को, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं, उसने काफ़ी बढ़ा दिया है। रूस का करता था, लेकिन जो दाम गिरे हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन इसमें राजनीति क्या हो रही है, देखिए ओपेक डिवाइड हो गया है इसमें। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है सऊदी अरबिया, वो कहीं ना कहीं राजनीति खेल रहा है। मुझे लगता है वो जो आतंकवाद और जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा पूरा का पूरा आतंकवाद के नाम पे, कहीं ना कहीं वो राजनीति, सऊदी अरबिया लगातार अपना प्रोडक्शन जारी रखा हुआ है, तमाम वो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं वो एक कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो ओपेक का डिवाइड होना, पहले ओपेक दाम तय करता था कि इतने, इससे कम हम नहीं करेंगे अपना दाम। इधर जो है अमेरिका की सफिशिएंसी हो गई, वो बल्कि अब सरप्लस में आ गया है वो पहुंचाने के उसमें। और इधर जो है कि सऊदी अरबिया ने प्रोडक्शन करना अभी रोका नहीं है, लगातार जो है इतनी सप्लाई के बावजूद उतना मतलब डिमांड नहीं हो रही है, क्योंकि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है बिल्कुल वो अभी बहुत सिचुएशन पे, बिल्कुल सैचुरेटिंग पॉइंट पे है। तो इसलिए, लेकिन तब भी वो नहीं रोक रहा है, तमाम मांगे वो उठ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आर्थिक पहलू तो एक होता ही है इसका, उससे बड़ा एक राजनीतिक पहलू हमेशा रहा है तेल के पीछे, तो हम वही देख रहे हैं। और लगातार मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका की हालत बहुत पतली होने जा रही है, इसलिए वो चाह रहा है कि कम से कम जो है उसको और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है विकासशील जो देश हैं उनका बाजार मिले वहाँ पे। इसीलिए आपने देखा कि लगातार जब मोदी जी गए थे अमेरिका में, तो अमेरिका ने बहुत कुछ दिया नहीं, बल्कि देने से ज्यादा ले लिया। और लगातार अब वो आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारत जो है अपनी बाजार खोले वहाँ की कंपनियों के लिए। इसके पहले जो बुश साहब थे उन्होंने तो बल्कि ये खोल दिया था, और यहाँ वहाँ की कंपनियां जो है या अपना जो है आउटसोर्सिंग कर रही थी सारा कुछ, यहाँ सस्ता उनको पड़ रहा था। लेकिन वहाँ संकट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत तगड़ा, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। तब वहाँ साहब जब आए तो उन्होंने इस पर रोक लगाई, नहीं हमको भले ही कम तनख्वाह में मिले लेकिन यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थितियाँ फिर गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो उनको जो है तीसरी दुनिया चाहिए। वहाँ के जो देश हैं, चाहे वो आप देखिए भारत हो, चीन हो, या दूसरे जो जापान की हालत भी खस्ता है इसी वजह से आप देखिए। तो भारत एक ऐसा बचता है जिसके अभी बाजार खुलना बहुत बाकी है, और उस पर लगातार देखिए आप, उसका फायदा भारत को मिल सकता है निश्चित रूप से। लेकिन और कंपनियों को अगर बचना है विकसित देशों को, तो उनको लिए तीसरी दुनिया के विकासशील देश हैं उनकी बाजार को टैप करना बहुत जरूरी हो गया है। पीयूष जी, बहुत सही बात आपने कही कि साहब तीसरी दुनिया पर सबकी नजरें हैं। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो एक देखा आपने, दोनों की बात सुनी, प्रोफेसर साहब की बात सुनी, पीयूष पंत जी की बात सुनी, और रिपोर्ट भी आपने देखी कि किस तरह आर्थिक मंदी है और वो भारत अभी उस मंदी से अछूता बल्कि उल्टे राहत मिलने की उम्मीद इस तरह की है। कहें तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे दिन का नारा देने वालों का तो उसमें कोई रोल नहीं है ये दुनिया में अपना में। तो इसका मतलब कि अब मोदी सरकार के सितारे काम कर रहे हैं उनके पक्ष में? नहीं, एक परिस्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। अब मोदी सरकार इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रेय ले तो कहा नहीं जा सकता इस बारे में, क्योंकि राजनीति अपने देश में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर चीज़ महंगी होती है तब भी उसे मुद्दा बनाया जाता है, चीज़ सस्ती होती है तो श्रेय लेने की राजनीति होती है। चुनाव तो साल भर चलते ही रहते हैं। तो मोदी सरकार के अच्छे दिन आए, वो हो सकता है कारण वैसे माने कि पेट्रोल की कीमतें जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रही हैं और उसका फायदा उनकी सरकार को मिले। लेकिन मुझे लगता है असल फायदा तब होगा इस मुल्क को जब आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। अगर सरकार अपने खजाने का संतुलन बनाने के लिए ही उस स्थिति को बनाए रखेगी तो आम आदमी को फायदा कैसे होगा? तो सरकार के तो अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन आम आदमी के अच्छे दिन कैसे आएंगे? तो सवाल ये है कि इन पेट्रोल की गिरती कीमतों का अगर असर खाद्य पदार्थ जो हैं उनकी वस्तुओं पर असर पड़ेगा तब तो हमें फायदा होगा, वरना हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और आम नागरिक की अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो मेरा मानना ये है, मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ लोग यहाँ अर्थ के बैठे हुए हैं,
कि तब देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधरेगी। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा दोबारा, जो बात अभी पीयूष पंत जी भी कह रहे थे कि भाई पेट्रोल के दाम बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ उतनी कमी पेट्रोल के दामों में नहीं हुई है। दूसरी बात, पेट्रोल के दाम जब बढ़ाए गए थे तो ये तर्क दिया जाता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि बढ़ रहे हैं इसलिए हमने बढ़ा दिया, और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के साथ साथ तमाम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। अब पेट्रोल के दाम नीचे आ गए हैं, लेकिन उन बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के जो दाम एक बार बढ़े थे, मिसाल के तौर पर दूध के दाम बढ़े, तमाम जो पैकेज चीज़ आती है, बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स हैं, इनके दाम एक बार जो बढ़ गए वो दोबारा कम नहीं हुए हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये कहाँ जा रहा है? देखिए, प्राइसेस का एक सिंपल, जैसे हम लोग मनी इल्यूज़न कहते हैं, और जो लोग प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, अगर उनका एक मनी इल्यूज़न नहीं रहेगा तो एक इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि डिफ्लेशन आए, इन्फ्लेशन नहीं हो ये तो चाहते हैं, और इन्फ्लेशन हो तो बहुत मॉडरेट हो ये चाहते हैं, क्योंकि वो एक इंसेंटिव की तरह से काम करता है। अगर डिफ्लेशन होगा तो आपकी जेब में भी फिर कम पैसा आएगा किसी भी जगह पर जहाँ भी होगा, क्योंकि हर कॉस्ट एक इनकम है, जो कॉस्ट किसी कंपनी के लिए वो आपकी इनकम है जी। तो इस बात को ध्यान में रखने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात ये है कि जो एक बहुत बड़ा अंतर था 2008 में जो विकसित देशों के बीच और ख़ासतौर से भारत और चीन के लिए, कि हमारी जो जैसे आप कहते हैं कि जो मार्केट था, फाइनेंशियल मार्केट, वो उसी तरह से गिरा था जिस तरह से अमेरिका में गिरा था, लेकिन हमारा रियल मार्केट जहाँ पैदा होता है उसमें केवल स्लो डाउन हुआ था, रिसेशन नहीं था। उनके यहाँ रिसेशन था, हमारे यहाँ स्लो डाउन था। इस फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा, और उसकी